स्वागत है मित्रों। अपन अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, फर्स्ट कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 है जो अपन ने अध्ययन कर लिए थे। आज अपन तीसरे अध्याय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सरकार क्या है। सरकार क्या है, तो आज अपन सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि सरकार गिर गई, सरकार नई बनी है, सरकार बनने वाली है। तो सरकार क्या है, इसके विषय में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। तो सरकार शब्द का जो जिक्र है वो कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेगी कि सरकार क्या है, सरकार के विषय में अपन अध्ययन करेंगे, सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सरकार है जो अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण कितनी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती है, तो सरकार का काम क्या होता है, वे निर्णय कैसे लेती हैं, वो सरकार है जो निर्णय कैसे लेती है, कैसे कानून बनाती है। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच का अंतर चलिए पढ़कर बता लगाते हैं। एक तो लोकतांत्रिक सरकार होती है जो अपन लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और एक होती है जो राजतंत्रीय सरकार जो राजा महाराजाओं के समय होती थी। तो देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार और लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार। देखते हैं, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। तो अपन भी देखते हैं, हर देश की अपनी अपनी सरकार होती है। अपने भारत के अंदर हर राज्य की भी अलग अलग सरकार होती है। तो देश के अंदर निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कौन कौन से निर्णय, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, तो सड़क बनाना है, स्कूल बनाना है। बहुत ज्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाएं, तो किसी महंगाई ज्यादा होने पर उसका जो दाम है वो कैसे घटाएं। अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, तो बिजली घर घर बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। और सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए गरीबों की मदद, तो सरकार है जो कई मुद्दों पर जो काम करती हैं, जैसे गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं। तो सरकार योजना चलाती हैं गरीबों के, जैसे मुफ्त का राशन हो, उनको आवास देना हो, उनको मुफ्त का इलाज देना हो, खाना देना हो। तो सरकार है जो कई कार्यक्रम गरीबों के लिए चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देश की सीमाओं क्या करना है, सुरक्षा करना है। और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो देश की सीमाओं की रक्षा करना है और दूसरे देशों के साथ में क्या करना है, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है। सरकार का काम यह है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो ये उनको सुनिश्चित करना है कि देश के लोगों को क्या है, प्राप्त पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, यानी कुछ प्राकृतिक जो विपदा आती है, जैसे सुनामी या भूकंप, जो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की क्या करती है, सहायता करती है, मदद करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो न्यायालय ये भी क्या है, सरकार का अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। तो सरकार इतना पैसा कहाँ से लाती है, इतना सब कुछ है जो कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। तो सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत तो होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। तो देश की जो सीमा है, उनकी सुरक्षा है, वो बहुत ही जरूरी है। लोगों की लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती हैं। ये नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं, और लोगों के लिए सरकार बहुत सारे क्या करती हैं, काम करती हैं, निर्णय लेती हैं, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर ये उन्हें लागू करती हैं। तो जो नियम ये कानून है वो अपनी सीमा के अंदर है, उसी लोगों पर क्या करती है, लागू करती हैं। मान लो राजस्थान की जो योजना है, तो वो राजस्थान के अंदर ही लागू होगी। अब पड़ोसी जो राज्य है, गुजरात है या पंजाब है, उसके अंदर लागू नहीं होगी। और जो भारत की योजना है या नियम है, वो भारत के अंदर ही लागू होंगे। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल।
भारत पेट्रोलियम है, सर्वोच्च न्यायालय है, भारतीय रेल है। देखते हैं आगे। सरकार के स्तर, तो सरकार कई स्तरों की होती हैं, तो कौन कौन से स्तर हैं देखते हैं। तो सरकार के अंदर जो काम है वो अलग अलग मंत्रालयों को दिया होता है, और सरकारें हैं जो कई स्तर पर, स्थानीय स्तर होता है, राष्ट्रीय स्तर होता है। जैसे देखते हैं अपन, अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? तो सरकार है जो है ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। तो अलग अलग स्तर पर क्या करती है सरकार? काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, एक तो स्थानीय स्तर है, एक राज्य के स्तर पर और एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर, राज्य का स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। तो स्थानीय स्तर का मतलब क्या है? अपने गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार है, जैसे अपनी राजस्थान की सरकार है, पूरे राज्य में काम करती है। तो राज्य स्तर तो पूरे राज्य में करेगी, और स्थानीय स्तर है ये गांव, शहर या मोहल्ले तक काम करेगी। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। तो राष्ट्रीय सरकार की जो संबंध है वो पूरे देश से होता है, जैसे वर्तमान में अपनी मोदी सरकार है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। तो आगे अपन पढ़ेंगे स्थानीय सरकार के बारे में, और अगली कक्षा के अंदर अपन पढ़ेंगे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारों के कामों के बारे में। तो देखते हैं आगे। सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है। तो सरकार क्या है? बनाती है, कानून बनाती है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। तो जो सरकार कानून बनाती है वो देश में रहने वाले हर नागरिक को कानून की पालना करनी होती है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। तो लोगों को जो कानून मानने के लिए क्या करें? बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। मतलब लाइसेंस होना चाहिए, मतलब चाहिए। यदि किसके पास, अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये नियम है, कानून है, ये जो जिस देश का कानून है, अपने भारत का कानून है, तो ये सभी पर लागू होता है। क्योंकि जो लाइसेंस के बिना जो गाड़ी चलाएगा उनको या तो सजा काटनी पड़ेगी या फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये नियम है, जो कानून है, ये सभी पर लागू है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, इसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। तो लोगों को लगे कि इस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वह भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है। यदि धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया तो वो न्यायालय के अंदर अपनी अपनी है जो अपील कर सकता है, और ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो ये दावा न्यायालय के अंदर कर सकते हैं कि ये कानून का उल्लंघन हुआ है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। उसके बाद न्यायालय है जो आदेश देगा कि आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है। आगे देखते हैं सरकार के प्रकार। कितने प्रकार की सरकार है? सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य कराने की शक्ति कौन देता है? तो सरकार को ये शक्ति है, ये कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। तो कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है या राजतंत्रीय सरकार है? तो देखते हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को वह शक्ति देते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर क्या है? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है और लोग ही उन्हें ये शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। कई बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। तो अपने भारत के अंदर भी अपन देखते हैं, राज्यों के अंदर भी सरकार बदलती रहती है। राजस्थान के अंदर कभी किसी पार्टी की सरकार आती है, कभी किसी पार्टी की सरकार आती है। भारत के अंदर भी जो प्रधानमंत्री होता है तो वो अलग अलग पार्टियों का बनता है, लेकिन किसी एक पार्टी का वहाँ जो लगातार है वो नहीं बनता है। तो वो जिस तरह लोग चाहते हैं, किसको चाहते हैं, उसी तरह लोगों को
उसी पार्टी के साथ में रहकर उनको सरकार बनाने का मौका देते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो जो लोकतंत्र के अंदर सरकार को अपने निर्णय और जो इन्होंने कदम उठाए हैं उनका आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। ये दूसरे तरह की सरकार है राजतंत्रीय, और अपना पहला पढ़ा लोकतंत्रीय सरकार, लोकतंत्र। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है कि राजा या रानी के पास में ये शक्ति होती है सरकार चलाने की। इसमें लोगों का, आम जनता का कोई लेना देना नहीं होता है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही उन्हें निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। जिस तरह लोकतांत्रिक सरकार के अंदर नेताओं को अपने जो उठाए गए निर्णय या कदमों का आधार बताना होता है, सफाई देनी पड़ती है, उसी प्रकार राजतंत्र सरकार में राजा या रानी को ये सभी नहीं करना पड़ता है। ये अपने निर्णयों की सफाई देनी नहीं पड़ती है। देखते हैं आगे लोकतांत्रिक सरकार। तो देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। तो भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र पाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की क्या होती है, शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही क्या है, शासन है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को क्या है, चुनकर वहां भेजते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? किस को? औरतों और गरीबों को। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और उनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों और गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो ये गिने चुने पुरुष है, सरकार बनाते थे, देश उन्हीं के भरोसे चलता था। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो आजादी से पहले भारत में बहुत ही कम लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का क्या किया है, विरोध किया है। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या वो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये किसने लिखा? ये गांधी जी ने लिखा 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका के अंदर उन्होंने लिखा। तो देखते हैं यहाँ पर मतदान के समय मतदाता की उंगली पर सही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य। तो यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदान करने का ये जो दृश्य है। देखते आगे। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। तो संसार में है जो
सरकारों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी जो शक्ति है वो लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो सभी को क्या करना पड़ा? सरकार में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिलाएं ये काम नहीं कर सकती थी। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए और इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठ गई। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। अमेरिका में जो महिलाओं को है जो वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को ये अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। इसी के साथ अपना जो तीसरा अध्याय है वो होता है पूरा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।